अगले दिन जैसा कि अपेक्षित था, मैंने पीने में बिताया। शाम की ओर मैं डगमगाते पैरों पर योशिका की दुकान पर पहुंचा और उसे पुकारा, योशिका, मुझे खेद है, मैं नशे में हूँ। ओह, तुम भयानक हो। नशे का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं चौंक गया। मुझे अचानक पूरी तरह से होश आ गया। नहीं, यह सच है, मैं वास्तव में पी रहा हूँ। मैं नाटक नहीं कर रहा, मैंने कहा। मुझसे मजाक मत करो, तुम मतलबी हो। उसे कुछ भी संदेह नहीं था। मुझे लगता है कि तुम मुझे देखकर बता सकती हो, मैं आज दोपहर से पी रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम एक अच्छा अभिनेता हो, उसने कहा। मैं अभिनय नहीं कर रहा, तुम छोटी मूर्ख। मैं तुम्हें चूमने जा रहा हूँ। चलो करो, उसने कहा। नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे शादी करने का विचार छोड़ना होगा। मेरे चेहरे को देखो, लाल है ना? है ना? मैं पी रहा हूँ। यह बस सूर्यास्त की रोशनी है जो उस पर पड़ रही है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने कल वादा किया था कि तुम नहीं पियोगे। तुम वादा नहीं तोड़ोगे, है ना? हमने उंगलियां मिलाई थी। मुझे मत बताओ कि तुम पी रहे हो। यह झूठ है। मुझे पता है कि यह है। योशिको का पीला चेहरा मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर बैठे हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा, कितनी पवित्र चीज है अपवित्र कुंवारीपन। मैंने कभी किसी कुंवारी, मुझसे छोटी लड़की के साथ नहीं सोया था। मैं उससे शादी करूंगा। मैं अपने जीवन काल में एक बार उसे बड़े जंगली सुख को जानना चाहता था, चाहे इसके बाद कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए। मैंने हमेशा कल्पना की थी कि कुंवारीपन की सुंदरता मूर्ख कवियों के मधुर भावुक भ्रांति से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन यह वास्तव में इस दुनिया में जीवित और मौजूद है। हम शादी करेंगे। वसंत में हम एक साथ साइकिल पर हरे पत्तों में घिरे झरनों को देखने जाएंगे। मैंने उसी क्षण फैसला कर लिया। यह एक तात्कालिक निर्णय था और मैंने उस फूल को चुराने में हिचकिचाहट नहीं की। जल्द ही हमारी शादी हो गई। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप मुझे जो सुख प्राप्त हुआ, वह जरूरी नहीं कि बड़ा या जंगली था, लेकिन इसके बाद जो दुख हुआ वह चक्कर लाने वाला था। यह मेरी कल्पना से इतना अधिक था कि इसे भयानक कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। आखिरकार दुनिया अभी भी एक अथाह भय की जगह थी। यह बिल्कुल भी वह जगह नहीं थी जहां सब कुछ एक साधारण तात्कालिक निर्णय में सुलझाया जा सकता था। तीसरी नोटबुक, भाग 2। होरिकी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को तुच्छ समझते थे, फिर भी हम हमेशा साथ रहते थे, जिससे हम खुद को और नीचा गिराते थे। अगर दुनिया इसे दोस्ती कहती है तो होरिकी और मेरे बीच का रिश्ता निश्चित रूप से दोस्ती का था। मैंने क्योबाशी के बारे में मैडम की उदारता पर खुद को सौंप दिया। एक औरत की उदारता की बात करना अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे अनुभव में, कम से कम शहरों में, पुरुषों की तुलना में औरतों में उदारता की प्रचुरता थी। ज्यादातर पुरुष डर और कांपते हुए केवल दिखावे की चिंता करते थे और कंजूस भी थे। उसने मुझे योशिको से शादी करने और सुमिधा नदी के पास एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की निचली मंजिल पर एक कमरा किराए पर लेने में सक्षम बनाया, जिसे हमने अपना घर बनाया। मैंने शराब छोड़ दी और अपनी सारी ऊर्जा कार्टून बनाने में लगा दी। रात के खाने के बाद हम साथ में फिल्म देखने जाते और वापसी में दूध की दुकान पर रुकते या फूलों के गमले खरीदते। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे अपनी छोटी दुल्हन के शब्दों को सुनने या उसके हाव भाव को देखने में खुशी मिलती थी, जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करती थी। ठीक जब मैंने अपनी सीने में यह हल्की सी उम्मीद जगाना शुरू किया था कि शायद एक दिन मैं इंसान बन सकता हूँ और मुझे भयानक मृत्यु से बचने का मौका मिल सकता है, तभी तभी होरिकी फिर से प्रकट हो गया। उसने मुझे पुकारा, महान प्रेमी कैसा है? अरे, ये क्या? क्या मैं तुम्हारे चेहरे पर सावधानी का भाव देख रहा हूँ? तुम में से सभी लोगों में।
मैं आज कोएंजी की लेडी का दूध बनकर आया हूँ, उसने कहा। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और योशिकी की ओर इशारा किया, जो किचन में चाय बना रही थी, जैसे पूछ रहा हो कि क्या बात करना ठीक है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम उसके सामने कुछ भी कह सकते हो। वास्तव में योशिको वही थी जिसमें भरोसे का जीनियस कहना चाहूँगा। उसे क्योबाशी के बारे में मैडम के साथ मेरे संबंधों पर कोई शक नहीं था, और यहाँ तक कि जब मैंने उसे कामाकुरा की घटना के बारे में सब कुछ बताया तो उसे सिनुकु के साथ मेरे संबंधों पर भी कोई शक नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि मैं एक कुशल झूठा था। कभी कभी मैं काफ़ी स्पष्ट बोलता, लेकिन योशिको मेरी हर बात को मजाक समझती थी। तुम पहले की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हो। खैर, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसने मुझसे कहा कि तुम कभी कभी उससे मिलने जाओ, होरिकी ने कहा। ठीक जब मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, वह अशुभ पक्षी मेरी ओर उड़ता आया, अपनी चोंच से मेरी यादों के घावों को फिर से चीरता हुआ। अचानक अतीत की शर्मिंदगी और पाप की स्मृति मेरी आंखों के सामने खुल गई, और इतने बड़े आतंक ने मुझे जकड़ लिया कि मैं चीखना चाहता था। मैं एक पल भी और बैठ नहीं सका। क्या ख्याल है, एक ड्रिंक हो जाए? मैंने पूछा। मुझे मंजूर है, होरिकी ने कहा। होरिकी और मैं, बाहर से वह बाकी इंसान की तरह लगता था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वह बिल्कुल मेरा जैसा है। बेशक यह तब होता था जब हम सस्ती शराब पीते हुए बार में घूम रहे होते थे। जब हम दोनों आमने सामने मिलते तो ऐसा लगता जैसे हम तुरंत एक ही आकार और रंग के कुत्तों में बदल जाते, और हम बर्फ से ढकी सड़कों पर उछलते हुए निकल पड़ते। इस तरह हमने अपनी पुरानी दोस्ती की राख को फिर से गर्म किया, जैसा कि था। हम साथ में क्योबोशी के बार में गए, और आखिरकार हम दो नशे में धुत कुत्तों ने कोईजी में शुगुको के अपार्टमेंट का दौरा किया, जहां मैं कभी कभी रात बिताता था। मैं कभी नहीं भूलूंगा, वह एक चिपचिपी गर्मी की रात थी। होरी की शाम के समय मेरे अपार्टमेंट में आया, एक फटी पुरानी गर्मी की किमोनो पहने हुए। उसने मुझे बताया कि यह एक आपात स्थिति आ गई थी और उसे अपनी गर्मी का सूट गिरवी रखना पड़ा था। उसने मुझसे मेरे पैसे उधार मांगे, क्योंकि वह अपने वृद्ध माँ को पता चलने से पहले सूट को छुड़ाना चाहता था। यह बात उसे वास्तव में परेशान कर रही थी। बदकिस्मती से मेरे पास घर पर कोई पैसे नहीं थे। हमेशा की तरह मैंने योशिको को उसके कुछ कपड़े लेकर गिरवी की दुकान भेजा। मैंने उससे जो पैसे मिले उनमें से होरिको की उसकी ज़रूरत की राशि उधार दी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बचे थे, और मैंने योशिको से उससे जिन खरीदने को कहा। हम अपार्टमेंट हाउस की छत पर गए, जहां हमने शाम की ठंडक में एक उदास छोटी सी पार्टी बनाई। नदी से हर बार हल्की फुल्की बदबूदार हवा के झोंके आते थे। हमने ट्रेजिक और कॉमिक संज्ञाओं का एक अनुमान लगाने का खेल शुरू किया। यह खेल, जिसे मैंने खुद इजाद किया था, इस प्रस्ताव पर आधारित था कि जैसे संज्ञाओं को मर्दाना, स्त्रीलिंग और नपुंसक में बांटा जा सकता है, वैसे ही ट्रेजिक और कॉमिक संज्ञाओं में भी अंतर होता है। उदाहरण के लिए, इस प्रणाली में स्टीमशिप और स्टीम इंजन दोनों ट्रेजिक संज्ञाएं हैं, जबकि स्ट्रीट कार और बस कॉमिक थी। जो लोग यह नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों है, वे स्पष्ट रूप से कला पर चर्चा करने के लिए अयोग्य थे, और एक नाटककार जो एक कॉमेडी में एक भी ट्रेजिक संज्ञा शामिल करता था, वह केवल इसी कारण से असफल साबित होता था। यह ट्रेजेडी में कॉमिक संज्ञाओं के लिए भी उतना ही सच था। मैंने सवाल शुरू किया, तैयार हो? तंबाकू क्या है? ट्रेजिक, होरिकी ने तुरंत जवाब दिया। दवा? पाउडर या गोलियां? इंजेक्शन। ट्रेजिक, मुझे आश्चर्य है, यह मत भूलो, हार्मोन इंजेक्शन भी होते हैं। नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं कि यह ट्रेजिक है। सबसे पहले
एक सुई होती है, सुई से ज़्यादा ट्रेजिक और क्या हो सकता है? तुम जीत गए। लेकिन तुम्हें पता है दवाएं और डॉक्टर आश्चर्यजनक रूप से कॉमिक है। मृत्यु का क्या? कॉमिक। और यह क्रिश्चियन मिनिस्टर और बौद्ध पुजारियों के लिए भी जाता है। ब्रावो, तुम फिर जीवन ट्रेजिक होना चाहिए। गलत, यह भी कॉमिक है। इस मामले में सब कुछ कॉमिक हो जाता है। यह रहा एक और। कार्टूनिस्ट क्या है? तुम इसे कॉमिक संज्ञा तो नहीं कह सकते, है ना? ट्रेजिक, एक अत्यंत ट्रेजिक संज्ञा। तुम्हारा मतलब क्या है? अत्यंत ट्रेजिक तुम्हारा अच्छा वर्णन है। कोई भी खेल जो इस तरह के निम्न स्तर के मजाक तक गिर सकता है घृणित है। लेकिन हमें अपने इस अत्यंत मजेदार मनोरंजन पर बहुत गर्व था, जो दुनिया के सैलून में पहले कभी नहीं जाना गया था। मैंने एक और खेल इजाद किया था जो कुछ हद तक समान प्रकृति का था। एक विलोम शब्दों का अनुमान लगाने का खेल। काले का विलोम सफेद है, लेकिन सफेद का विलोम लाल है। लाल का विलोम काला है। मैंने अब पूछा, फूल का विलोम क्या है? होरिके ने सोच में डूबकर भुआ से पूछ ली। देखो, पहले एक रेस्टोरेंट था जिसे फ्लावर मून कहा जाता था। यह चांद होना चाहिए था। यह विलोम नहीं है, यह तो पर्यायवाची की तरह है। क्या तारा और बेल्ट पर्यायवाची नहीं है? यह विलोम नहीं है। मुझे मिल गया, यह मधुमक्खी है। मधुमक्खी? क्या पियानियों में मधुमक्खियाँ या चींटियाँ नहीं होती? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब कोई धोखा नहीं। मुझे पता है, फूलों को ढकने वाला बादल। तुम शायद चांद को ढकने वाले बादलों के बारे में सोच रहे हो। सही बात। फूलों को नष्ट करने वाली हवा, यह हवा है। फूलों का विलोम हवा है। काफी खराब। यह किसी लोकप्रिय गाने की पंक्ति की तरह लगता है। तुम अपनी जड़ें दिखा रहे हो। ठीक है, तो फिर कुछ और गुड़ जैसे कि मेडोलिन। फिर भी ठीक नहीं। फूल का विलोम? तुम्हें दुनिया में वह चीज़ बतानी है जो फूल से सबसे कम मिलती जुलती हो। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको, यह कैसा रहेगा? एक औरत? तो फिर औरत का पर्यायवाची क्या है? आंते? तुम बहुत काव्यात्मक नहीं हो, है ना? अच्छा, तो आंतों का विलोम क्या है? दूध? यह काफी अच्छा है। उसी तरह का एक और, शर्म। शर्म का विलोम क्या है? बेशर्म। एक लोकप्रिय कार्टूनिस्ट जिसका नाम ले सकता है। मसाओ होरिका का क्या? इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते हम धीरे धीरे हंसने में असमर्थ हो गए थे, और हमें उस विशेष दबाव का अनुभव होने लगा था, जैसे कि हमारा सिर टूटे हुए कांच से भरा हो, जो जिन के नशे से आता था। अब ढीठ मत बनो। मैंने कभी तुम्हारी तरह एक आम अपराधी की तरह बंधन में नहीं रहा। मैं हतप्रभ रह गया। होरी की दिल से मुझे पुराने इंसान की तरह नहीं मानता था। वह मुझे केवल एक आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले की जीवित शव के रूप में, शर्म से मरे हुए व्यक्ति के रूप में, एक मूर्ख भूत के रूप से दे सकता था। उसकी दोस्ती का और कोई उद्देश्य नहीं था, सिवाय इसके कि वह मुझे अपने सुखों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से उपयोग करता था, उसका उपयोग करे। इस विचार ने मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी नहीं किया। लेकिन एक क्षण बाद मुझे एहसास हुआ कि होरिकी का मुझ पर यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अपेक्षित था, कि बहुत पहले, बचपन से ही, मैं इंसान होने की योग्यता से वंचित लगता था, और यह कि जहाँ तक मुझे पता है, होरिकी से भी तिरस्कार पूरी तरह से उचित हो सकता है। मैंने शांति का दिखावा करते हुए कहा, अपराध? अपराध का विलोम क्या है? यह एक कठिन सवाल है। कानून, बिल्कुल, होरिकी ने सपाट स्वर में जवाब दिया। मैंने फिर से उसके चेहरे को देखा। पास की इमारत में चमकती नियन साइन की लाल रोशनी में पकड़ा गया। होरिकी का चेहरा एक निर्मम अभियोजक की गंभीर गरिमा लिए हुए था। मैं भीतर तक हिल गया।
अपराध एक अलग श्रेणी में आता है। सोचो कि कानून को अपराध का विलोम कहना, लेकिन शायद समाज में हर कोई इन सरल अवधारणाओं के कारण आत्मसंतुष्टि में जी सकता है। वे सोचते हैं कि अपराध वहां पनपता है जहां पुलिस वाले नहीं होते। तो फिर क्या होगा? भगवान? यह तुम्हें सूट करेगा? तुम में कुछ ऐसा है जो थोड़ा क्रिश्चियन पुजारी जैसा बदबू करता है। मुझे यह अपमानजनक लगता है। आइए इस समस्या को इतनी हल्के में न निपटाए। क्या यह दिलचस्प विषय नहीं है? मुझे लगता है कि आप इस सवाल के जवाब में किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तुम गंभीर नहीं हो सकते। अपराध का विलोम पुण्य है। एक पुण्यवान नागरिक, संक्षेप में मेरे जैसा कोई। मजाक मत करो। पुण्य का विलोम पाप है, अपराध का नहीं। क्या पाप और अपराध अलग है? मुझे लगता है कि वह पुण्य और पाप इंसानों द्वारा बनाए गए अवधारणाएं हैं। नैतिकता के लिए शब्द जो इंसानों ने मनमाने ढंग से बनाए। कितनी झंझट। खैर, मुझे लगता है कि फिर यह भगवान है। भगवान, भगवान। अगर तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ दो तो तुम गलत नहीं हो सकते। चलो, मुझे भूख लगी है। योशिको अभी नीचे कुछ बीन्स पका रही है। थैंक यू, मुझे बीन्स पसंद है। वह फर्श पर लेट गया, अपने हाथ सिर के नीचे रखकर। मैंने कहा, तुम्हें अपराध में ज्यादा रुचि नहीं लगती। सही बात, उसने कहा। सही बात, मैं तुम्हारी तरह अपराधी नहीं हूँ। मैं थोड़ा ऐशो आराम से लिप्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं औरतों को मरने का कारण नहीं बन सकता। नहीं, मैं उनसे पैसे चुराता हूँ। मेरे दिल में कहीं से कमजोर लेकिन हताश प्रतिरोध की आवाज आई। उसने कहा कि मैंने किसी के मरने का कारण नहीं बनाया। मैंने किसी से पैसे नहीं चुराए। लेकिन एक बार फिर से मेरी स्वयं को बुरा मानने की जन्मजात आदत ने नियंत्रण ले लिया। मेरे लिए किसी का सामना करके विरोध करना पूरी तरह संभव है। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जो जिन के उदास प्रभाव के कारण हर पल मेरे अंदर और खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। आखिरकार मैंने लगभग अपने आप से बुदबुदाया, जेल की सजा में दंडनीय कार्य ही एकमात्र अपराध नहीं है। अगर हमें अपराध का विलोम पता होता तो मुझे लगता है कि हम इसका सच्चा स्वरूप जान पाते। भगवान, मुक्ति, प्रेम, प्रकाश। लेकिन भगवान के लिए शैतान है, मुक्ति के लिए नाश है, प्रेम के लिए नफरत है, प्रकाश के लिए अंधेरा है, अच्छाई के लिए बुराई है। अपराध और प्रार्थना, अपराध और पश्चाताप, अपराध और स्वीकारोक्ति, अपराध और नहीं, ये सब पर्यायवाची है। अपराध का उल्टा क्या है? खैर, अगर तुम अपराध का उल्टा लिखो, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन शब्द में RICE अक्षर है। चावल। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तुम खुद क्यों नहीं जाकर ले आते? मेरी आवाज़ उस गुस्से से कांप रही थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं दिखाया था। ठीक है, मैं नीचे जाऊंगा, फिर योशिको और मैं एक साथ अपराध करेंगे। खाली बहस से बेहतर व्यक्तिगत प्रदर्शन है। अपराध का विलोम चावल है, नहीं, यह बीन्स है। वह इतना नशे में था कि वह शब्दों को मुश्किल से बोल पा रहा था। जैसा चाहो करो, बस यहाँ से निकल जाओ, मैंने कहा। वह असंगत रूप से बुदबुदाते हुए उठा। अपराध और खाली पेट और बिन्स नहीं, ये पर्यायवाची है। अपराध और सजा, क्राइम एंड पनिशमेंट। दोस्तोयेवस्की। ये शब्द मेरे दिमाग में एक कोने में चमक उठे, मुझे चौंका दिया। मान लीजिए दोस्तोयेवस्की ने अपराध और सजा यानी क्राइम एंड पनिशमेंट को पर्यायवाची के रूप में नहीं बल्कि विलोम के रूप में रखा था। अपराध और सजा, पूरी तरह से असंगत विचार, तेल और पानी की तरह असमंजस। मुझे लगता है कि मैं उसकी चर से ढके
गंदले तालाब के तल को समझने लगा हूँ, जो दोस्तोयेवस्की के दिमाग का वह अराजकता थी। नहीं, मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। ऐसे विचार मेरे दिमाग में एक घूमते हुए लालटेन की तरह चमक रहे थे, जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। यह असाधारण बीन्स है, आकर देखो। होरिकी की आवाज़ और रंग बदल गया था। बस 1 मिनट पहले वह डगमगाते हुए नीचे गया था और अब वह फिर से वापस आ गया था, इससे पहले कि मुझे पता चले। क्या है? मेरे अंदर से एक अजीब उत्तेजना दौड़ गई। हम दोनों छत से दूसरी मंजिल पर गए। मेरे निचले कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आधे रास्ते में जब होरिकी ने मुझे रोका और फुसफुसाया, देखो, उसने इशारा किया। मेरे कमरे के ऊपर एक छोटी खिड़की खुली थी, जिसके माध्यम से मैं अंदर देख सकता था। रोशनी जल रही थी और 2 जानवर दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखें तैरने लगी, लेकिन मैंने अपनी तेज सांसों के बीच अपने आप से बुदबुदाया, यह बस इंसानों का व्यवहार का एक और पहलू है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं सीढ़ियों पर चढ़वत खड़ा रहा, योशिको की मदद करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। होरिकी ने जोर से अपना गला साफ किया। मैं भागकर छत पर वापस गया और वहां ठहर गया, गर्मी की रात के आकाश को देखते हुए, जो बारिश से भारी था। मुझे जो भावनाएं महसूस हुई, वे क्रोध या नफरत नहीं थी, न ही उदासी की। वे एक जबरदस्त डर की थी। वह आतंक की नहीं जो कब्रिस्तानों में भूतों को देखकर उत्पन्न होता है, बल्कि एक गहरा पितृप भय था, जिसे 4 या 5 शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शायद मैं कुछ ऐसा जैसे एक शिंटो मंदिर में पवित्र उपवन में भगवान के सफेद कपड़े पहने शरीर के सामने था। उस रात से मेरे बाल समय से पहले सफेद हो गए। मैंने अब खुद पर सारा भरोसा खो दिया, सभी इंसानों पर असीम संदेह किया और इस दुनिया की चीजें, सारी खुशी, सारी सहानुभूति के लिए सारी उम्मीदें हमेशा के लिए छोड़ दी। यह वास्तव में मेरे जीवन की निर्णायक घटना थी। मेरे माथे को भोग के बीच से चीर दिया गया, एक घाव जो हर बार मैं किसी इंसान के संपर्क में आता तो दर्द से धड़कता था। दर्द, मुझे तुम्हारी सहानुभूति है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें सबक मिलता है। मैं वापस नहीं आऊँगा। यह जगह एकदम नरक है, लेकिन तुम्हें योशिको को माफ़ करना चाहिए। आखिरकार तुम खुद भी कोई पुरस्कार नहीं हो। अलविदा। होरिकी इतना मूर्ख नहीं था कि वह एक शर्मनाक स्थिति में रुके। मैं उठा और अपने लिए एक गिलास छीन लाया। मैं जोर जोर से रोया। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अनंत तक रो सकता था। मुझे बिना एहसास हुए योशिको मेरे पीछे खड़ी थी, एक थाली में बीन्स का ढेर लिए हुए। उसने मुझसे कहा था कि वह कुछ नहीं करेगा। ये ठीक है, कुछ मत कहो। तुम्हें दूसरों पर शक करना नहीं आता। बैठ जाओ, चलो बीन्स खाते हैं, योशिको ने कहा। हम एक साथ बैठे, बीन्स खाए। क्या भरोसा करना पाप है, मैं सोचता हूँ। वह आदमी एक अनपढ़ दुकानदार था, लगभग 30 साल का एक छोटा सा आदमी, जो मुझसे कार्टून बनवाता था और फिर उनके लिए दी गई तुच्छ राशि पर बहुत हंगामा करता था। दुकानदार, जैसा कि अपेक्षित था, फिर नहीं आया। मुझे उससे कम नफरत थी जिसकी होरिकी से थी। जब उसने उन्हें एक साफ देखा था, तो उसने पहले क्यों नहीं अपना गला साफ किया, बजाय इसके कि छत पर वापस आकर मुझे सूचित करे। उन रातों में जब मुझे नींद नहीं आती थी, उसके लिए नफरत और घृणा मेरे अंदर जमा हो जाती, जब तक कि मैं दबाव में करा नहीं उठता। मैंने न तो योशिको को माफ़ किया और न ही माफ़ करने से इनकार किया। योशिको भरोसे की जीनियस थी, उसे किसी पर शक नहीं करना था, लेकिन इससे जो दुख हुआ वह असहनीय था।